नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमारे देश में बहुत सारे गलत काम इसलिए होते हैं क्योंकि सरकार गलत काम करवाती है, जानबूझकर करवाए या सिस्टम ऐसा बना दे कि गलत काम के अलावा कोई काम ना हो सके। आज मैं इस पे बात करने वाला हूं और चूंकि बात काम में करने वाला था जीएसटी पे, दूसरी चीज़ों पे, लेकिन अचानक मेरी नज़र इस पूरे मामले पर पड़ी तो मुझे लगा पहले इस पे चर्चा करनी चाहिए। बात हो रही है देश में छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगी को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनसे जुड़ी हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो निसंतान दंपत्ति हैं उनकी परेशानियों को लेकर। किस तरह से देश में ट्रैफिकिंग हो रही है, किस तरह से बच्चों को चुराया जा रहा है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे अस्पताल से बेचे जा रहे हैं, और ये सब अगर हो रहा है तो इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दिक्कतें हैं जिनके कारण चोरी के बच्चे खरीदने को लोग मजबूर हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। एक ज़माने में आप रोज़ अखबारों में ये खबरें पढ़ा करते थे कि एक लावारिस बच्चा मिल गया, कहीं कोई बच्चे को फेंक के चला गया, और अक्सर इस तरह से अनब्याही माएँ जो होती थीं वो अपने बच्चों को रख नहीं पाती थीं, संभाल नहीं पाती थीं, तो उनको कोई सड़कों पे, कोई कूड़े के ढेर में, कहीं कोई किसी अनाथालय के बाहर, पुरानी फिल्में कितनी बना करती थी कि एक अभागी माँ अपने बच्चे को अनाथालय के बाहर एक डलिया रखी थी, उसमें लग के भाग गई, चली गई, या बहुत सारी चीज़ें हमने देखी होंगी। लेकिन अब आपको इस तरह की खबरें पढ़ने में नहीं आती होंगी। अब लावारिस बच्चे फेंक कर माँ बाप नहीं जा रहे हैं। हो सकता है मेरे और आपके मन में ये विचार आए कि जो लावारिस बच्चे हैं उनको लोग इसलिए फेंक कर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये बच्चे के ऊपर जुल्म होगा, या उनके मन में करुणा आ गई है, या अचानक हमारा समाज संवेदनशील हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो ये रहा है कि जो बच्चे हैं उनको अब खरीदा और बेचा जा रहा है। जिस अस्पताल में आपके एक कोई भी अनब्याही माँ या किसी भी परिस्थिति में कोई महिला अगर अपने बच्चे को त्यागना चाहती है, अनचाही संतान को दूर करना चाहती है, उससे छुटकारा पाना चाहती है, तो उसके पास में अब बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। और हालत ये है कि कई अस्पताल इस काम में लगे हैं जो बच्चों को लेकर बेच देते हैं उन दंपत्तियों को जिन दंपत्तियों को बच्चों की ज़रूरत है। और कई मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें कि वो जो दंपत्ति गोद लेने वाले हैं उस माँ के डिलीवरी से लेके सारे खर्चे भी उठा लेते हैं। कई बार वो गरीब बैकग्राउंड से होती है, कोई रेप विक्टिम होती है, कोई जो है वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जैसे बच्चे कई उस तरह की होती है, तो वो मामलों में बच्चे बेचे जा रहे हैं। और अभी हाल में अलग अलग जगहों पे इस तरह की खबरें आई हैं, और एक खबर आप देख लीजिए कि किस तरह से फरीदाबाद में छोटी बच्चियों को बेचा जा रहा था, और उसका स्टिंग ऑपरेशन एक अखबार ने किया कि छोटी सी बच्ची को 2 महीने 1.5 महीने की बच्ची थी, उसको बेचा जा रहा था। अब बड़ा मसला ये है कि इस तरह के बच्चों को बेचने की इतनी ज़्यादा स्थिति क्यों बन रही है, पहली चीज़। और ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है ये बढ़ती क्यों चली जा रही है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, ये एक अनऑफिशियल आंकड़ा है कि जितने बच्चे ऑफिशियल प्रक्रिया से गोद में जा रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चे इस ज़्यादा जोखिम भरे, इसमें गोद लेने वाले को भी बहुत जोखिम है और ख़तरनाक तरीके से जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ वो सरकारी अड़चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये ख़तरनाक क्यों है। अभी हाल में एक मामला आया था दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में। एक व्यक्ति को उनके ही रिश्तेदार ने अपना एक बच्चा गोद दे दिया और उन्होंने उसको गोद ले लिया, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आखिर में हुआ ये कि दोनों के बीच विवाद हुआ। जब बच्चा बड़ा हो गया तो जो उसके बायोलॉजिकल मदर और फादर थे, मतलब जिनसे बच्चा पैदा हुआ था, उन लोगों ने अदालत में मुकदमा किया और अदालत को वो बच्चा उनको देना पड़ा। ऐसे ही दिल्ली के एक बहुत नामी स्कूल के संचालक ने एक झुग्गी में रहने वाले एक आदमी के बच्चे को एडॉप्ट किया, और उस बच्चे को एडॉप्ट करने के बाद में वो उस बच्चे को बढ़िया पढ़ाई लिखाई और अच्छे से उसने बड़ा किया।
और जब बच्चा 17-18 साल का हो गया तो जो झुग्गी में रहने वाला आदमी था उसने मुकदमा किया और कहा कि मेरा बच्चा है, और आखिर में अदालत का फैसला उस बायोलॉजिकल फादर के पक्ष में ही आया जिसका वो बच्चा था। और उस बच्चे का तो जीवन बर्बाद हुआ ही, क्योंकि उसकी परवरिश एक दूसरे माहौल में हुई थी और अचानक उसको दूसरे वातावरण में जाना पड़ा। और उन दंपत्ति को भी बड़ा कष्ट हुआ जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से उसको गोद लिया था। अब मसला यह है कि लोग गैरकानूनी तरीके की तरफ जा क्यों रहे हैं? भाई, कानूनी तरीके से ये काम क्यों नहीं हो रहा है? और अगर आप देखें जाएंगे तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बड़ी संख्या में बच्चे भारत में, छोटे छोटे बच्चे गोद लेने के लिए प्रतीक्षा में हैं कि उनको कोई मिल जाए जो उनका जीवन संवार दे या उनको अपना ले। दूसरी तरफ निसंतान दंपत्ति भी भटक रहे हैं, उनको भी बच्चे नहीं मिल रहे हैं। और ये समस्या है सरकार के कानून की, गलत नीतियों की। जब कोई कानून इंट्रोड्यूस होता है ना, तब तो थोड़ी बहुत उस पर चर्चा होती है, विवाद होता है, हम लोग बात करते हैं, कवरेज करते हैं। जब पुराना कानून हो जाता है तो उसकी बुराइयों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिलाता, ना तो वो सदन में उठता है ना संसद में उठता, क्योंकि एक बीती हुई सरकार को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है और उसमें किसी पॉलिटिशियन को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। और जो लोग आम लोग हैं उनके लिए आजकल राजनेताओं ने काम करना कर दिया है बंद, वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए काम करते हैं। तो एक संस्था है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है कारा। कारा एक बना दी गई है हिंदुस्तान में, और अब कारा जो है उसके ज़रिए ही आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो वो ज़रिया क्या है? ज़रिया ये है कि कारा के वेबसाइट पे आप जाइए। अब आप समझिएगा, थोड़ा सा देखिए, प्रक्रिया टेढ़ी है तो सुनने में भी टेढ़ी लगेगी, तो बोर मत होइएगा वीडियो में, क्योंकि ये टेढ़ी प्रक्रिया है। तो आपको लगेगा झंझट, इतनी सारी चीज़ें, तो इतनी सारी चीज़ें सोचिए जो भर रहा है, बच्चे गोद ले रहा है, उसको करनी पड़ रही है। लेकिन अगर आपके कोई मित्र हों जिनको ज़रूरत है तो ये प्रक्रिया उनके काम की भी हो सकती है। फिर भी सुन लेना चाहिए, कम से कम पता तो चले कि हमारे देश में कितना मुश्किल है काम। तो कारा जो है उसकी आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वेबसाइट पे जाके आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। एक पूरा फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और फॉर्म भरने के बाद में आपको जो है वो, उसके बाद में वो एक एडॉप्शन सेंटर का पता देंगे, वो एक लिस्ट देंगे, उसमें से आपको चुन लेना होगा कि साहब ये वाला एडॉप्शन सेंटर हमारे पास का है या ये दूर का है। और वहाँ आप चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में फिर फॉर्मेलिटीज़ का सिलसिला शुरू होता है, कानून की दांव पे शुरू होते हैं, कानून की नुक्ताचीनी शुरू होती है। 4 साल तक के बच्चे को गोद लेने के लिए 45 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए दंपत्ति की। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, बच्चे को कोई भी गोद ले सकता है, सिंगल भी गोद ले सकता है, सेपरेटेड भी ले सकता है, केवल लिव इन वाले नहीं ले सकते हैं। और अगर महिला बच्चे को गोद लेती है तो उसको फीमेल मेल दोनों बच्चे गोद मिल सकते हैं, लेकिन पुरुष बच्चे को गोद ले रहा है तो उसको केवल पुरुष बच्चा गोद मिल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए अगर आप 4 साल का बच्चा ले रहे हैं। इसके अलावा 4 से 8 साल का बच्चा है तो 90 साल तक की उम्र के लोग उसको गोद ले सकते हैं। 4 या अधिक बच्चों के पेरेंट्स को बच्चा गोद नहीं मिलेगा। आपके ऑलरेडी पहले 4 बच्चे हैं और आप पहुंच जाओ, आपको चाहिए, नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पैसे वैसे गांठ में है कि नहीं है, पता चला आप बच्चा गोद लेने चल दिए, उसको पाल नहीं पा रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा इस फॉर्म में। और अगर तलाक हो गया है तो तलाक का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आवेदक की आर्थिक स्थिति के हिसाब से तय किया जाता है कि उसको देना है कि देना। बच्चा गोद देने में निसंतान दंपत्ति को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब जिसके बच्चे एक भी नहीं है उसको दिया जाता है। विवाह नहीं किया है, अकेले रहते हैं तो मैंने बताया कोई बात नहीं है। गंभीर रोग नहीं होना चाहिए, संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, इतने से काम नहीं चलता। ये तो मैं आपको नियम बता रहा हूँ। जब आप फॉर्म भरते हैं तो इन नियमों की सरकारी आदमी जांच करता है। जब वो जांच करता है तो हर चीज़ से जुड़े हुए 50 सवाल पूछता है। भाई साहब आपको बीमारी तो नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये नहीं है, तो कब गए थे डॉक्टर को, तो यहाँ कब गए थे, फला, जो उसको निकालना है। उसके बाद में आपको जो है वो आपके घर का एक टूर होगा। अब आप सोचिए, सरकारी आदमी आपके घर आके चक्कर लगा के पूछताछ करके जाएगा, आप बच्चा गोद ले रहे हैं तो, और आस पड़ोस के माहौल को देखेगा, सुविधाओं को परखेगा, कुछ लोगों से गवाही भी लेगा कि भैया ये ठीक ठाक आदमी हैं। और उस पूरी दुनिया में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में आपका
ढोल पिट जाता है कि ये बच्चा गोद ले रहे हैं। बहुत सारे दंपत्ति ऐसे होते हैं, निसंतान दंपत्ति, जो किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं कि वो बच्चा गोद ले रहे हैं, और वो चुपचाप उस बच्चे को अपने नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा करते हैं, और उससे बच्चों का भी एक मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट अच्छा होता है, पेरेंट्स का भी अच्छा होता है, और ऐसे लोगों के लिए प्रक्रिया तो खतरनाक हो सकती है। अब इसमें भी धर्म का भी चक्कर है। जो हिंदू धर्म वाले हैं उनको बच्चा गोद मिल जाएगा, उसमें शैव, लिंगायत, ब्रह्मो, आर्य समाज, बुद्ध, जैन और सिख, इन सबको बच्चे गोद मिल जाएंगे। लेकिन मुसलमानों को, इसके अलावा ईसाइयों को, पारसियों को और यहूदियों को बच्चे गोद नहीं दिए जाते हैं। हालांकि अभी हाल में आपके जस्टिस गोगोई का एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये लॉजिक दिया कि ये पर्सनल लॉ के हिसाब से, मैं बताता हूँ आपको कि मुसलमानों को क्यों नहीं देते हैं या ईसाइयों को क्यों नहीं देते हैं। तो पर्सनल लॉ इसके बीच में नहीं घुसता है, अगर किसी को गोद लेना तो दिया जा सकता है। तो उसके बाद से ये एक नज़ीर बन गई है कि अब रोका नहीं जा सकता, जो लोग गोद ले रहे हैं मुसलमान भी बच्चे गोद ले सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मुस्लिम धर्म में आप बच्चे के सरपरस्त बन सकते हो, उसके बाप नहीं बन सकते हो, उसको आप एडॉप्ट नहीं कर सकते हो, और सरपरस्त आप बन गए बच्चे के तो वो हक बच्चे के आपके ऊपर नहीं आते हैं। एक दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये कि जब सरपरस्त बनोगे, बच्चा 18 साल का बालिग हो जाएगा तो सरपरस्ती अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे हालात में जो धर्म है वो बच्चे को गोद लेने की, एडॉप्ट करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो जब बच्चे को एडॉप्ट करने की इजाज़त धर्म नहीं दे रहा है तो कानून भी नहीं देता है कि भाई इनको अगर बच्चा गोद दिया इन्होंने, इनका जो धार्मिक, चूँकि भारत एक समावेशी सोसाइटी, यहाँ पे सभी प्रकार की धर्म, जाति, परंपराएं, रिवाज सब पालन किए जाते हैं। करवा चौथ भी 10 तरीके से मनता है इस देश में, गणगौर भी 10 तरीके से मनती है, यहाँ सारे त्यौहार अलग अलग तरीके से मनते हैं। तो इसलिए जो है वो सबका ख्याल रखना पड़ता है। एक तरह के लोगों के हिसाब से तो चलेगा नहीं देश। देश किसी एक जाति, धर्म, एक ख़ास तरह के व्यवहार का तो गुलाम है नहीं। हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनके यहाँ पे अलग कानून है, हिंदुओं के अलग कानून होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो कुल मिला के इसलिए मुसलमानों को बच्चा गोद नहीं दिया जाता। ईसाइयों में भी बच्चा गोद देने में इसी तरह की दिक्कतें हैं, यहूदियों में भी दिक्कतें हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण बच्चे की परवरिश की गारंटी नहीं मिलती है। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, इसको आप दूसरी तरीके से देखें। ये जितने कानून के पॉइंट्स हैं ना, इस एक एक पॉइंट की जांच पड़ताल करता है सरकारी आदमी, और टाइम लगता है 3 साल। जब आपकी सारी जांच पड़ताल हो जाती है तब वहाँ से जो आपका जो एडॉप्शन सेंटर है, वहाँ से आपके पास में एक चॉइस आएगी कि भाई ये बच्चे हमारे पास उपलब्ध हैं, इन बच्चों को आप ले लीजिए, कौन सा आपको चाहिए। और वो खुद भी मिलान करते हैं कि भाई बच्चे का जो चेहरा मोहरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक दंपत्ति है, उनके बच्चे को अगर इधर नॉर्थ इंडिया के बच्चे के साथ में या साउथ इंडिया के बच्चे को अगर उनको गोद दे दिया तो वो परिवार में शक्लो सूरत से वो अलग दिखेगा। तो कोशिश की जाती है कि एक जैसे परिवार के बच्चे हैं तो उनकी उस तरह से मिलान हो। और जब ये सब होता है तो इसमें लगता है टाइम लगता है 2.5 से 3 साल कम से कम। ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। अब इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बाबू लोग ने कहाँ कहाँ पेच लगाएंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रमाण पत्र मांगेंगे, आपके कौन कौन से प्रमाण पत्र पे कौन कौन से सवाल उठाएंगे, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आदमी बच्चा लेने से थोड़ा सा घबराता है। हो सकता है मेरी बातों से ये एक संदेश जा रहा हो कि मैं इलीगल तरीके से बच्चा लेने को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ इलीगल तरीके से बच्चा लोगे तो कैसे फंस सकते हो। पहली चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ। दूसरी समस्या ये है कि उसमें भी बहुत सारे क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं। अगर आपने किसी बच्चे को ले लिया, गैर कानूनी तरीके से ले लिया, वो चीज़ अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। इसके अलावा जब बच्चा कोई आपको मिल गया या आपके बच्चे पैदा हो गया, एक छोटा सा बच्चा मान लीजिए, तो आप इस बात को लेके उस वक़्त जब बच्चा आपके पास में, एक हाथ में बच्चा है, एक आपकी वो भी बच्ची है जो माँ बनी है, अनब्याही माँ है, या किसी और वजह से, और भी वजह हो सकती हैं, पारिवारिक मामले हो सकते हैं और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, उस बच्चे से छुटकारा, उसके पास में जब एक बच्चा है तो उस बच्चे को लेकर वो कहाँ कहाँ घूमेगी, किस किस प्रक्रिया का पालन करेगी,
किस एडॉप्शन सेंटर में वो जाएगी। जाहिर बात है जिस डॉक्टर ने उसकी जचगी की है वो वहीं पे बोलती साहब कुछ करा दीजिए, और इस प्रोसेस में 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए का मामला हो जाता है। सरकारी प्रक्रिया से भी बच्चा गोद लेंगे तो जो है वो 40,000 रुपये आपको देने ही होते हैं, जो फीस है उनकी। अगर आप विदेशी हैं तो वो डॉलर्स में और ज़्यादा फीस हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, आप लोग यूट्यूब देखते हैं, आप लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, अक्सर ये होता है कुछ न्यूज़ चैनल्स में बच्चा किसी को मिल गया, लावारिश बच्चा, तो फ़ोन लाइन खोल देते हैं, अपने विचार व्यक्त करिए, किस माँ ने इस बच्चे को जन्म दे दिया, ये दे दिया। या फिर खबर छपती है कि लावारिश बच्चा मिला, तो जिस अस्पताल में वो बच्चा है वहाँ पे भीड़ लग जाती दंपत्तियों की। आपने अखबार में ये भी खबर पढ़ी होगी, बच्चे तैयार हैं। इस बच्ची को जो मिली थी वहाँ पे, उसको स्वीकार करने के लिए 500 लोग पहुँच गए, 1,000 लोग पहुँच गए। लेकिन इस तरह से आपको बच्चा नहीं मिलेगा। आप वहाँ जाएंगे तो भी आपको बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिला अस्पताल में और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी हैं वो सारे के सारे अधिकारी जो हैं, चाइल्ड राइट अधिकारी हैं और भी बहुत सारे जुवेनाइल डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो सब लोग इसका ध्यान रखते हैं। तो वो उसको क्या करते हैं, उस बच्चे को लेके वो एडॉप्शन सेंटर को ही दे सकते हैं, कहीं और नहीं दे सकते। यानी एक लावारिश बच्चा भी अगर कहीं मिला तो वो भी पहले एडॉप्शन सेंटर में जाएगा, फिर आप वहाँ अप्लाई करेंगे। बच्चे की उपलब्धता, ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि जो बच्चे मिल रहे हैं लावारिस, वो प्रक्रिया के झंझटों के कारण लोग सरकार के जो एडॉप्शन सेंटर्स हैं उन पे बच्चे को नहीं पहुंचा रहे हैं, एनजीओज़ को नहीं पहुंचा रहे हैं कि भैया हम पहुंचाएंगे, झंझट होगा। तो वहाँ पे भी बच्चों की कमी है। तो आपने अप्लाई कर दिया मान लीजिए वेबसाइट पे, उसके बाद में आपने सारे कागज़ पत्रे भी कर लिए, घर का दौरा भी करा दिया, सब कुछ करा दिया आपने, उसके बाद में पता चला कि जो बच्चा है वहाँ पे है ही नहीं। तो इस तरह से जो पूरी एक उलझाई हुई है ना कैसे, जिसको इतना ज़्यादा उलझी हुई प्रक्रिया को बना दिया है कि इसको सरल किया जा सकता है। सरकार इस देश में कोई जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेती, इसके कारण ही सारी बुराइयों की समस्या। मैंने एक बार जिक्र किया था कि मैं एक चाहता हूं कि छोटा सा संगठन बनाए जो इस काम के लिए अवेयरनेस का काम करे, कि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकार की। जैसे कि मैं अगर स्वस्थ हूं या अस्वस्थ हूं, इसका सर्टिफिकेट मैं जमा करूंगा, आप जांच करोगे। मैं पैसे कमाता हूं कि नहीं कमाता हूं, मेरा इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट ये मैं जमा करूंगा, आप जांच करोगे। उससे अच्छा ये है कि मैंने जब अपना आधार नंबर दे दिया, पूरी दुनिया आधार से जुड़ी हुई है। जब पासपोर्ट का वेरिफिकेशन केवल एक बार के पुलिस वेरिफिकेशन से हो जाता है, तो भाई आप अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे चेक कर लो। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ 19-20 लगती है, उस चीज़ पे सामने वाले से सवाल पूछ लो। इसको करने के बजाय आप कहते हो आजा बेटा, आजे कागज़ लेके आ, वो तो इस पूरी प्रक्रियागत गलतियों के कारण देश में बड़ी संख्या में बच्चे सफ़र कर रहे हैं और निसंतान दंपत्ति सफ़र कर रहे हैं। और कानून किस तरह से लोगों को नाच लचाता है, इसका ये एक उदाहरण है। इस वीडियो के ज़रिए एक जानकारी आपको और मिली होगी कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए ये आप एडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको QR कोड भी एक स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो भी भुगतान करने में आपकी मदद कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद।